सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस विषय पर और इस शिक्षा के मुद्दे को आपने वरीयता दी और इस विषय को वरीयता देते हुए हमसे इसके बारे में पूछने के लिए मुझे भी अवसर दिया। इसके लिए मैं इस आईपा संस्थान को धन्यवाद दूंगा। वास्तव में भरी हुई पुस्तकें उन प्राइवेट कंपनियों की है जिससे स्कूल वालों को कमीशन भी मिलता है, पैसे भी मिलता है, उसके लिए वो विशेषताएं बताते हैं। जब तक बालक अपने आप में अपना स्वयं का चिंतन, स्वयं का अनुभव जब स्वतंत्र मन से करेगा वह स्थायी होगा। दबाव बस पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो ये जो लंबा चौड़ा ये व्यवस्था प्रथा है इसको ख़त्म करना चाहिए। रोचक और उनके भावानुकूल शिक्षा प्रणाली प्रारंभिक स्तर पर बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम देश की प्रगतिशील राजनीति के विषय में बात करते हैं और राजनीति तथा एजुकेशन प्रोग्रेसिव कैसे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आज बांदा के बबीरू विधानसभा में आ पहुँचे हैं, जहाँ की वित्त विहीन शिक्षक हैं मंगलेश चतुर्वेदी जी। उनसे शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के चौमुखी विकास को लेकर के सभी मुद्दों पर वार्ता करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा ये वो मंच है जहाँ शासन प्रशासन तक तथा समाज की क्या स्थितियां हैं, शिक्षा का विकास कैसे हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे मंच के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाता है। सर्वप्रथम हमारे मंच को आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस विषय पर और इस शिक्षा के मुद्दे को आपने वरीयता दी और इस विषय को वरीयता देते हुए हमसे इसके बारे में पूछने के लिए मुझे भी अवसर दिया। इसके लिए मैं इस आईपा संस्थान को धन्यवाद दूंगा और बड़ी खुशी है कि कम से कम इन सामाजिक स्थिति और परिस्थितियों में यह संस्थान ऐसे मुद्दों को जनमानस के बीच में उजागर करता है, लाता है। इससे जो अव्यक्ति दबी कुचली है उनको एक मंच मिलता है और उस मंच से हो सकता है उसका निदान और लोगों का झुकाव, लोगों की सोच इस ओर भी होगी। इसके लिए मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ कि मंच। थैंक यू सर वेरी मच। आपको बता दूं मैं सर्वप्रथम हम अपने क्वेश्चन पे प्रथम जो है आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा शिक्षा के विकास को लेकर के। आप जो है जो क्या कहते हैं नई शिक्षा नीति है 2022 अप्रैल से लागू हो जाएगी। खासकर अभी पुरानी शिक्षा नीति ही चल रही है। जो शिक्षा नीति वर्तमान में चल रही है ये दूरगामी परिणाम कहाँ तक छात्रों के भविष्य के लिए उत्तरदायी है? खासकर छात्रों को किन शिक्षण प्रणाली पे जो है ज़्यादा रुचि लेना चाहिए और ज़्यादा संबंध बनाना चाहिए जिससे जो है उसके व्यावसायिक परस्पर संबंध स्थापित हों? आपने ये प्रश्न किया तो मैं इस प्रश्न को और थोड़ा अतीत की ओर ले जाना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन परंपरा शिक्षण पद्धति क्या रही और वहाँ से क्रमशः जब आज आप इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में शिक्षा की परिस्थिति को समझेंगे तो शायद इस पर ज़्यादा समझ बनेगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हालांकि वैदिक काल की बात मैं नहीं करता हूँ, गुरुकुल प्रणाली की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो एक हम लोगों के सामने एक सपना था कि हम अपने तमाम उन निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करें और साक्षरता के साथ साथ में हम एक ऐसी शिक्षण पद्धति व्यवस्थित करें कि हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के जो नवोन्मेषी व्यक्ति हैं वह कम से कम एक नए नवनिर्माण भारत के लिए कामयाब हों। लेकिन सनई सनई क्या देखा गया कि होड़ लग गई इसी शिक्षण पद्धति को व्यवसायीकरण होने लगा और व्यवसायीकरण के चलते शिक्षा अपने मूलभूत आधार को खोने लगी। नई शिक्षण प्रणाली आई। हमारे यहाँ की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बात बताऊं तो एक समय ऐसा था कि जो देश में क्या विदेशों में भी इस माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की सराहना की जाती थी। लेकिन इनमें भी जब से मान्यताएं वित्तविहीन मिलने लगी और व्यवसायीकरण की ओर से बढ़ा देश जो है तो सब्जेक्टों में अंतर आया, जो हमारे पाठ्यक्रम रहे उनमें परिवर्तन आया। शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो आपने कहा शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ने लगा, ये व्यवसायीकरण जो है होने की वजह से ये अनियमितताएं आईं।
इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? व्यवसायीकरण से जो है शिक्षा पे क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या जो भविष्य के लिए बच्चों के लिए हानिकारक हैं? बहुत अच्छा प्रश्न रहा। हानियाँ उसी ओर मैं आ रहा था। सबसे बड़ी वर्तमान शिक्षण पद्धति में ये हानियाँ हैं कि पहली बात तो हमारे इस शिक्षण पद्धति में नैतिकता के जितने भी चैप्टर हैं उन सब चीज़ों का अभाव हो गया है। साहित्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। वर्तमान स्थिति में आईटी सेक्टर और साइंस वर्ग भर मानकर चला जा रहा है। देश का जब तक मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तब तक इसमें तमाम प्रकार की विसंगति आती है। जो वर्तमान में भ्रष्टाचार है, वर्तमान में तमाम अनाचार दुराचार के आए दिन अखबारों में प्रिंट मीडिया में आप लोग सब दिखाते हैं। तो इसका मूल कारण यदि है तो यह है कि प्रारंभिक तौर पर हमारा मानसिक स्तर हमारी नैतिकता की ओर जाता नहीं है और नैतिकता की शिक्षा देते नहीं हैं। और बड़े होने पर फिर हम उसके कंट्रोल के लिए उपाय करते हैं। हमारा जब मानसिक स्तर जैसा बनेगा तो मात्र नियम कानून बनाने से नहीं होगा। आज पाठ्यक्रम में देखिए जितने अच्छे कोई महापुरुषों के पाठ गिने चुने मिलते हैं जिससे लड़का कुछ उनकी थीम लेकर के, उनकी सोच लेकर के उनके पग चिन्हों पर चले, ऐसा कोई छात्र दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कोई चिंतक, मुझे तो बड़ी चिंता है कि भविष्य में साहित्य की कमी होने के कारण आगे आने वाले समय में व्यक्तियों की चिंतनशीलता मानसिक स्तर इतना कमज़ोर हो जाएगा, वो उंगलियों पर कंप्यूटर पर आधारित रह जाएगा। जो हमारा भारत देश था, एक समय था कि ऋषि मुनि काठ की बाँस की नलियों से आसमान के नक्षत्रों का ज्ञान कर लेते थे। कम से कम पैसे पर, इन्वेस्ट पर वह उस स्तर को छू चुके थे कि जिनको अन्य देश तमाम धन संपदा, तमाम जो है संसाधन के बाद भी वह जानकारी सटीक नहीं लगा पाए। जो हमारे यहाँ के लोगों की मेधा शक्ति ये थी कि उन्होंने कम व्यय पर अपने प्राकृतिक स्थिति के आधार पर उन्होंने वह आयाम को छुआ। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यह चिंतन सिमट करके एकमात्र उंगलियों तक सीमित हो गया है। तो बड़ा आगामी तो बड़ा दूरागे बड़ा एक समस्या पैदा होगी और यह भी एक मुद्दा बनेगा भविष्य में। जी, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि विज्ञान प्रोग्रेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी तो शिक्षा का महत्व और विकसित होगा, विकास होगा। लेकिन उस पर जो है आपने बताया ये टेक्नोलॉजी या विज्ञान क्या जो है प्रभाव डाल पाते हैं इन पर? एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजी का मैं विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यक है, यह भी ज़रूरी है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने बताए हुए उन नैतिक रास्तों को उनको दरकिनार नहीं करना होगा। हाँ, दोनों को समावेशी भाव से यदि ले जाएंगे तो हमारी मेधा शक्ति भी बनी रहेगी, टेक्नोलॉजी भी बनी रहेगी, विकास भी होगा, चहुमुखी विकास होगा। इसमें एक पक्षी विकास होगा, बल्कि नैतिकता का पतन होगा। या तो फिर हम अपनी नैतिकता को छोड़ करके एकदम पाश्चात्य अनुकरण कर लें, हम भारतीय संस्कृति को एक किनारे रख दें। और दोनों चीज़ें नहीं होंगी कि भारतीय संस्कृति भी धारण करें और भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है हमारा चरित्र, व्यक्ति का निर्माण, उसको हम दरकिनार कर दें। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, संभव नहीं है। खासकर जो है आप इंटरमीडिएट के छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। हम प्राथमिक स्तर से शिक्षा की शुरुआत करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे की सुगम और सुरक्षित शिक्षा कैसी होना चाहिए जिस पर बच्चा जो है रुचिकर अपने दिमाग से और अपने स्वविवेक से उस पर रुचि लगा सके, मन लगा सके और उसका अध्ययन करके आगे दूरगामी परिणाम स्थापित कर सके, आगे उठ करके जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। कैसी शिक्षा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर? सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव वाली शिक्षा से हमें ऊपर उठना होगा। यह जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान में बोझा वाली है, बालक का वजन जितना नहीं होगा उसके बराबर उसका बस्ता हो जाता है। और वह बस्ता होने का भी पीछे कारण यही है कि चूंकि बस्ता में भरी हुई पुस्तकें उन प्राइवेट कंपनियों की है जिससे स्कूल वालों को कमीशन भी मिलता है, पैसे भी मिलता है, उसके लिए वो विशेषताएं बताते हैं। जब तक बालक अपने आप में अपना स्वयं का चिंतन, स्वयं का अनुभव जब स्वतंत्र मन से करेगा वह स्थायी होगा। दबाव बस पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो ये जो लंबा चौड़ा ये व्यवस्था प्रथा है इसको ख़त्म करना चाहिए। रोचक और उनके भावानुकूल
शिक्षा प्रणाली प्रारंभिक स्तर पर बनाना चाहिए। प्रारंभिक स्तर से ही बालक का ग्रोथ बनता है। जो ऊपर हम लोग बन रहे हैं उसका मूल आधार हमारी प्रारंभिक शिक्षा है। तो हम पहले क्या नहीं थे, पहले कम उम्र में नहीं थे, ज़्यादा उम्रों में लड़के पढ़ने जाते थे। क्या महापुरुष नहीं हुए हैं? तब तो शिक्षा इतनी व्यवस्थित नहीं थी। अब तो 3 साल 2.5 साल में लड़के को जो है शिक्षा में लगा दिया जाता है। उसको इतना दबाव दिया जाता है, इतना होमवर्क दिया जाता है कि व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वो कहीं ना कहीं विकृत हो रहा है। तो मैं तो अपेक्षा रखूँगा, इस पर सिलेबस भी जो है जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस जिम्मेदार है। सिलेबस सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय हैं इनका कोई सिलेबस नहीं है। ये मात्र जैसे दुकान वाला दिखावा करके अपने माल को बेचता है, तो यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर के जितने विद्यालय हैं वह अभिभावकों को प्रभावित करने के क्रियाकलाप करते हैं, ना कि बालक के वास्तविक निर्माण के लिए करते हैं जी। क्यों? क्योंकि उससे उनको आमदनी का स्रोत बना हुआ है। दिखावा की पढ़ाई रह गई है। वास्तविक पढ़ाई का आधार में एक बार पुनः संशोधन की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ शिक्षाविदों को बैठ करके इस ओर ध्यान करना चाहिए और आगे एक कोई नया जो है अभिनव प्रयोग करने की ज़रूरत है। तब हमारे देश के अच्छे स्वस्थ मस्तिष्क के नागरिक निकल सकेंगे। खासकर जो है शिक्षा का व्यवसायीकरण की बात आपने कहा, और जो है प्राइवेट विद्यालय जो इस समय भरमार है प्राइवेट विद्यालयों की, उसके वजह से अनियमितता आ रही है। शासन प्रशासन को इस पर जो है कार्य करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। आपके हिसाब से या आपके जो है नज़रिए से इसमें क्या चेंजिंग करने की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं पर बदलाव करने की आवश्यकता है? जी हाँ, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर जब से मान्यताएं गवर्नमेंट देने लगी तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा शोषण का हुआ है। इसमें क्या होता है कि चूँकि पूरा जो विद्यालय का मैनेजमेंट होता है यह सर्वे सर्वा होता है। चूँकि वित्त विहीन स्ववित्त पोषित है, इसमें विद्यालय वित्त देती नहीं है, नियमावली प्रबंधक अपने मन के बनाता है। उससे क्या होता है, इस बेरोजगार वाली स्थिति में, चूँकि देश में बेरोजगारी की आप स्थिति देख ही रहे हैं, इस किसी से छुपा नहीं है, उसका लाभ यह प्राइवेट सेक्टर वाले यह लेते हैं कि वह पढ़ा लिखा मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री प्रशिक्षित अध्यापक भी एक मजदूर से कम वेतन में कार्य करने के लिए मजबूर है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। आप एक तरफ यह भी अभी कह सकते हैं कि क्या फिर अन्य कार्य कर ले। पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह यदि शिक्षित है तो वो शिक्षा देना अपना कर्म समझेगा, लेकिन उसके एवज में उसको चुकाना क्या पड़ता है? चुकाना ये पड़ता है कि वह प्रबंधकों के उस शोषण का शिकार होता है। मैं 2000-4000 दे करके कार्य करता है और उससे उसकी जो मानसिक कुंठा तैयार होती है। सब जगह एक्ट है, नियम है कि जो शोषण के विरोध में शासन प्रशासन कितनी योजनाएं बनाती है, लेकिन आप बताइए वित्त विहीन अध्यापक आज जब से कल्याण सिंह के शासनकाल में मान्यताएं देना शुरू हुआ था तब से आज तक में वित्त विहीन अध्यापकों पर क्या कार्य किया गया या उनकी माली हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए, जबकि इसके लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं, लगातार बातें उठाई जाती रहती है। लेकिन क्या ये एक मुद्दा नहीं है? क्या भारत के नागरिक नहीं है? क्या उच्च शिक्षा के लिए ऊंची जो है उत्कृष्ट जो है अध्यापकों की आवश्यकता होगी, आपका कहने का तात्पर्य है। इसी क्रम पे मैं एक क्वेश्चन और आपसे करूंगा। जो है देखिए कोरोना भी चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था और विद्यालय बंद भी थे, अभी भी विद्यालय बंद थे। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए विद्यालय खोलने की। जब कोरोना काल चल रहा था, विद्यालय बंद थे, उस समय कितनी शिक्षा बाधित हुई बच्चों की, कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो इस सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो शिक्षा का नुकसान हुआ है, छात्रों का नुकसान हुआ, छात्रों के पढ़ाने वाले अध्यापकों का नुकसान हुआ। उनको 6-6 महीने के व्यक्तिगत प्राइवेट स्कूलों को तो वेतन नहीं मिला। 4 महीने यदि विद्यालय खुला तो 4 महीने का वेतन मिला है। अब रह गया शिक्षा, विद्यार्थी भी 4 महीने पढ़ा और 4 महीना पढ़ने के बाद में ऑनलाइन कह दिया गया। ऑनलाइन की सुविधा क्या हमारे इस विशेष तौर पर इस बुंदेलखंड में जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, इस बुंदेलखंड की यह स्थिति है गरीबी की कि यहाँ हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन नहीं है। कहाँ से शिक्षा ऑनलाइन करेगा? वो नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, ऑनलाइन शिक्षा भी वह प्रभावी नहीं है जो फेस टू फेस पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक मनोभावों को भी देखा जाता है, उसका भी मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इससे छात्र वंचित रहे और उसका खामियाजा ये रहा कि यह मुझे
दुख के साथ में इस बात को कहना पड़ रहा है कि यह 2 सालों के सत्र के जो वंचित ये छात्र हैं, ये भविष्य में इनकी जो नींव ये कमज़ोर हुई तो आगे की स्थिति इनकी कैसी रहेगी, इस पर बड़ी सोचने की ज़रूरत है कि ये बालक, ये जनरेशन निकलेगी तो ये कितनी जो है योग्य निकलेगी। जी जी। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम उठाया हो, ये उनके लिए अतिरिक्त कोई व्यवस्था किया हो, कुछ नहीं किया है। विद्यालयों के ऊपर डाल दिया है, विद्यालय भी अपना 12 महीने की फीस ले लिए, 4 महीना पढ़ा दिया। तो सबसे ज़्यादा इसमें मार अगर पड़ी है देखा जाए तो विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ी है। जी 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 जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ में वित्त विहीन शिक्षक जो कि शिक्षा को लेकर के जो है अपने वक्तव्य और विचार दिए। इन्होंने बताया कि शिक्षा के उन्मुखी विकास के लिए क्या क्या बिंदु आवश्यक है, खासकर जो है प्राइवेट शिक्षा का जो स्तर हो रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जगह जगह दुकानें शिक्षा के जो विद्यालय खुले हैं उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं आईपा के लिए बांदा से साकेत अवस्थी।